नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल से हमने गद्य खंड की शुरुआत की थी और शुरुआती कहानी के परिचय और कहानी और उपन्यास में तुलना के बाद में हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा को शुरू किया था और आधा पार्ट इसका हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, चूँकि आज हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं लेकिन अभी हमारा विकास यात्रा वाला पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आज हम 2 वीडियोज़ लाएंगे। आज सुबह आपको ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला वीडियो जो आज अभी देख रहे हो, ये मिलेगा और शाम को एक और वीडियो आपको इन टॉपिक्स का मिलेगा। ये 1.2 के नाम से मिलेगा और ये 2 के नाम से, वीडियो 2 के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स अगले वीडियो में देखेंगे और विकास यात्रा को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी से आगे इस टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम विकास यात्रा को कंटिन्यू करें, एक दो जो डाउट्स हैं जो मेरे को फीडबैक मिला है आपकी तरफ से कि सर हम नोट्स को किस प्रकार यूज़ में लेकर आएँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मैं नोट्स रेफरेंस के रूप में आपके सामने ला रहा हूँ, ये मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि मेरे बनाए हुए नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन लगें। किसी व्यक्ति को वो नोट्स बहुत छोटे लग सकते हैं, किसी व्यक्ति को वो नोट्स बहुत बड़े लग सकते हैं। अपने अपने हिसाब से ही नोट्स बनते हैं कि आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं कि थोड़े डिटेल नोट्स अच्छे लगते हैं। अब सवाल आएगा कि सर हम कैसे नोट्स बनाएं। देखिए, मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको कहा था 2 तरीके हैं। या तो आप बिल्कुल शुरू से अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, इसमें मेहनत लगेगी लेकिन ये आपके खुद के नोट्स होंगे। दूसरा तरीका है पूरे के पूरे यही वाले यूज़ कर लें, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे जो याद चीज़ें करनी है उसके लिए पर्याप्त हैं तो ये वाले यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका मुझे जो नज़र आया वो ये है, इन नोट्स को आप रेफरेंस की तरह यूज़ करो और इनको अपडेट करो अपने हिसाब से। कैसे? इनका प्रिंट ले सकते हो आप। प्रिंट लेने के बाद में अगर आपको कोई चीज़ों को हटाना है तो काट दो। ठीक है, और अगर मान लो जोड़ना है तो आप या तो ऐड पेज कर दो, पेज ऐड कर लो। ठीक है ना, या तो पेज ऐड कर दो, या स्टिक नोट्स आते हैं मार्केट में, स्टिक नोट्स को साइड में चिपका के जो चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है वो चीज़ें ऐड कर लो। तो इस तरीके से नोट्स को प्रयोग में लाना है। कतई ना तो मेरा ये क्लेम है और जो कभी हो भी नहीं सकता किसी का भी क्लेम कि ये बेस्ट नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स है, इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नोट्स हमेशा, ज़रूरी नहीं हर किसी को सेम खाना पसंद हो, वैसे ही नोट्स सबको एक जैसे पसंद हो ये नहीं हो सकता। मेरे को रोटी खाना पसंद हो सकता है, आपको चावल खाना पसंद हो सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को बनाना है। तो आप अपने नोट्स को अब या तो स्वयं अपने फ्रेश नोट्स बनाइए या इनको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। क्लियर है सबको? तो नोट्स से आगे से इसी तरीके से आपको रेफरेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम जो हमारा कल का बचा हुआ टॉपिक है। और अगले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी कहानी का जो विकास है उसका ये वाला जो पोर्शन है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे थे वो था कि हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है उसका जो विभाजन किया गया है वो इस प्रकार किया गया है। प्रेमचंद पूर्व का युग, प्रेमचंद और प्रसाद का युग, फिर उत्तर प्रेमचंद युग, उसके बाद नई कहानी और नई कहानी के परवर्ती आंदोलन। तो हम जो कर चुके थे पिछले वीडियो में, प्रेमचंद पूर्व कर चुके हैं, प्रेमचंद प्रसाद कर चुके हैं और उत्तर प्रेमचंद कर चुके हैं। आज उसके बाद की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्विक रिवीजन करा दूं आपको ताकि आपको याद हो जाए कि पिछले वीडियो में हमने क्या बातें की थी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेमचंद पूर्व जो युग है वो शैशवावस्था का काल है। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पश्चिमी परंपरा के तत्व देखने को मिलते हैं, आदर्शवाद, नैतिकवाद देखने को मिलता है, नवजागरण का काल है, सुधारवादी मानसिकता देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हिंदी की पहली कहानी पर आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे 2 पेज का। ठीक है, फिर हमने उसी कहानी के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की। उसके बाद प्रेमचंद प्रसाद युग की हमने बात की, जिसमें प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों की विशेषताएं हमने डिस्कस की।
हिंदी की पहली कहानी मैंने आपको लिखने के लिए दिया है, ये लिखिएगा। फिर कहानीकारों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद में हमने उत्तर प्रेमचंद युग की बात की, जिसमें दो धाराएं थी, प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी। इनकी विशेषताएं और इसके महत्वपूर्ण कथाकारों के बारे में बात की। अब हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, और उसके बाद जो आती है वो है नई कहानी। क्या आती है? नई कहानी। तो देखिए कालखंड देखिए इसका 1955 से 1963 का कालखंड है। इसका तात्पर्य ये है कि ये आज़ादी के बाद की कहानियां हैं। तो आज़ादी जब मिल जाती है और उसके बाद की जो परिस्थितियां होंगी वो तुलनात्मक रूप से अलग होंगी। तो पहले तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको टिप दे रखी है MTR, जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो भैरव प्रसाद के संपादन में एक नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला था, जिसमें 18 लेखकों की कहानी थी। इसी विशेषांक के आधार पर नई इन कहानियों को कहा गया है नई कहानी। तो आपको याद रखना है भैरव प्रसाद, 18 लेखकों का संकलन जिसका नाम था नई कहानी, और उसी से इसका नाम पड़ा है। इसकी जो त्रयी है, जो नई कहानी की त्रयी बोला जाता है, वो तीन जो रचनाकार हैं, ये बार बार आएगा आपके सामने। मोहन, राकेश, राजेंद्र प्रसाद और कमलेश्वर, इन तीनों के नाम आप याद करेंगे। ठीक है। अब बात आ सकती है कि नई कहानी की पहली कहानी कौन सी है। तो इसको कहा जाता है निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे। पहली कहानी है, आपके सिलेबस में भी है ये। एक दुनिया समानांतर में ये कहानी आपके सिलेबस में है। ये नामवर सिंह का कहना है कि ये पहली कहानी नई कहानी की कही जा सकती है। तो परिंदे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी उस समय की, कहानी पर उसका प्रभाव दिखेगा। आप खुद सोच सकते हो कि क्या परिस्थिति 1900, ये जो कालखंड देखिए आप 1955 से 63 क्या होगा। आज़ादी जस्ट मिली है और उसके बाद की परिस्थितियां होंगी। तो लेकिन हिंदी साहित्य की दृष्टि से क्या परिस्थितियां थी वो हम देखते हैं। 1950 में हिंदी साहित्य में हर क्षेत्र में एक नवलेखन की शुरुआत देखने को मिलती है। नई कविता, अपने अगर पद्य खंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ नई कविता, नई समीक्षा, नया उपन्यास, नई कहानी, एक नया जो वर्ड है ना, ये हर जगह अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये उसी की परंपरा में विस्तार है। ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि अब आज़ादी से मोहभंग हो गया है, कि आज़ादी, जिस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी, जिन अपेक्षाओं को लेकर आज़ादी की हम उम्मीद कर रहे थे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो एक निरर्थकता बोध यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा, जैसे ही आज़ादी मिली आपको एक तीव्र शहरीकरण देखने को मिलता है। शहरीकरण की देखो आज भी ये विशेषताएं मानी जाती हैं कि शहरीकरण में कुछ समस्याएं हैं। शहरीकरण की क्या, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा तो जो व्यक्ति है वो अकेलापन फील करता है। देखिए गाँव में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, सब कुछ होता है, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, पर ये चीज़ शहर में देखने को नहीं मिलती है। तो वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? अकेलापन, अजनबीपन, अलगाव, संबंधहीनता, एकाकी और निरर्थक जीवन। ये सारे कीवर्ड्स आप याद कर लीजिएगा, आ जाएंगे, रूटीन में आ जाएंगे, बट ये एग्जाम में और आंसर में आते हैं अपने, तो इसीलिए मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है। अब तीव्र शहरीकरण हो रहा है, इससे क्या होगा? आय बढ़ रही है, तो शहरी और जो शिक्षित वर्ग का एक क्या हो रहा है? उद्भव हो रहा है, और भारत में एक मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, जबकि मध्य वर्ग आज़ादी से पहले भारत में उपस्थित नहीं था। नारियों की स्थिति देखें तो नारियां भी क्या हो रही हैं? शिक्षित हो रही हैं, स्वतंत्र हो रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिससे स्त्री पुरुष संबंधों में बुनियादी परिवर्तन होने लगे हैं और पारिवारिक ढांचा टूटने लगा है। देखिए पारिवारिक ढांचा क्यों टूट रहा है? क्योंकि अब से पहले जो सोच थी ना वो पितृसत्तात्मक सोच थी। महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष काम करता था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाकर रखा जाता था। लेकिन अब नारियां शिक्षित हुई, उनके पास धन आया, नौकरियां वगैरह मिली, तो वो क्या होगी? आत्मनिर्भर हो गई। तो वो क्या, उनकी अब क्या अपेक्षा होगी कि उनको संबंधों में क्या है? समानता के स्तर की अपेक्षा होती है। जैसे समानता का स्तर की अपेक्षा होगी और पुरुष जो चाहता है कि वो उसी तरीके से रखे नारी को, इसीलिए पारिवारिक ढांचा क्या हो रहा है? टूट रहा है। ये आपको कहानियों में देखने को मिलेगा जब हम एक दुनिया समानांतर की कहानियां पढ़ेंगे। यौन नैतिकता खारिज होने लगी थी। एकनिष्ठ प्रेम, जो जैसे आपने मध्यकाल में पढ़े हैं,
जो चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी, एकनिष्ठ, जैसे राम का प्रेम सीता के प्रति एकनिष्ठ था, इस प्रकार की का जो है वो अब उसके जो संबंधों के लेवल पर है उसमें ढिलाव देखने को मिलता है और यौन नैतिकता भी क्या हो रही है, खारिज हो रही है यहाँ पर। फिर यही परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ हुई एक बार फिर से देखो। एक तो क्या, आज़ादी से मोहभंग हुआ, शहरीकरण हुआ, शिक्षित मध्य वर्ग का विकास हुआ, नारी स्वतंत्र आत्मनिर्भर हुई और यौन नैतिकता खारिज हुई। इन और शहरी वर्ग का ये शहरी वर्ग का उदय होता है, मध्यम वर्ग का। इन्हीं परिस्थितियों को, यही परिस्थितियों को इन्होंने अपने कहानी के विषय बनाए। किसने? नई कहानी वालों ने। तो आपके लगभग जो कहानियां होंगी इन्हीं विषयों पर आधारित होगी। जब एक दुनिया समानांतर की कहानियां देखेंगे तो एक एक कहानी में आपको यही विषय नजर आएंगे। हम एक एक कहानियों पर एक छोटा छोटा 5-5 मिनट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब अगर इस पर वैचारिक प्रभाव की देखें तो अस्तित्ववाद का प्रभाव देखने को मिलता है। मैं अभी केवल अस्तित्ववाद ही बोल रहा हूँ, इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे नोट्स में है पर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि सर नई कहानी को नई कहानी ही क्यों कहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया एक परंपरा चल रही थी, हर कुछ नई कहानी, नया उपन्यास, नई कविता, एक तो वही परंपरा थी। एक हर चीज़ क्या होती है, काल की दृष्टि से नया होता है। अगर आप 10 साल कोई नई चीज़ लाते हो, कोई चीज़ रिप्लेस करते हो, तो वो भी क्या होता है, नई होती है। तो एक वो भी रीजन था कि काल दृष्टि से कोई रचना पूर्व परंपरा से क्या होती है, एक नई रचना होती है, ठीक है। लेकिन अगर विषय के लेवल पर देखें कि नई कहानियों में विषय के लेवल पर क्या अंतर थे, तो ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको समझते हैं। देखिए, पुरानी जो कहानियां थी उसमें कोई ना कोई उद्देश्य लेकर वो कहानियां लिखी गई थी, एक उद्देश्य के तहत थी। जैसे प्रेमचंद की पूर्व की जो कहानियां हमने बात की, आदर्शोन्मुख कहानियां थी, उसमें उपदेश देने का उद्देश्य था। प्रगतिवाद में सामाजिक परिवर्तन, मार्क्सवाद से प्रभावित थी ये, तो सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की गई थी। लेकिन जो नई कहानी है वो कोई उद्देश्य लेकर नहीं है, इनका केवल ये था कि कोई उद्देश्य नहीं था, केवल जो यथास्थिति है, जो वास्तविक जीवन है, इसको बस कह देंगे अपनी कहानियों में। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा कि इससे ये परिवर्तन होना चाहिए, समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए, ऐसे कोई उद्देश्य लोग को लेकर ये कहानियां नहीं लिखी गई है। तो पहला बदलाव तो ये देखने को मिलता है। पुरानी कहानियों में क्या हो, कथा तत्व के तत्व जो होते हैं एक मिलते हैं, ठीक है। जबकि यहां आकर क्या हो गया, कथानक बिखर गया है। मतलब जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही है सेम वैसे का वैसे कथानक को रखा गया है। तो जो कहानी की सामान्य विशेषताएं होती है, कहानी का एक आरंभ होगा, पिक्चर में भी आप देखते हो बिल्डअप होता है एक, फिर कहानी पीक पर जाएगी, उत्कर्ष पर जाएगी और लास्ट में क्लाइमैक्स होगा और फिर अंत होगा। तो ऐसा कुछ इन कहानियों में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो दूसरा हुआ, कथानक को इतना महत्व नहीं दिया गया है। पहले की कहानियों में क्या था, आकस्मिकता एवं नाटकीय तत्व ज्यादा देखने को मिलते थे। हालांकि इसमें कोई परहेज नहीं करता, पर तुलनात्मक रूप से ये तत्व कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, कथानक के केंद्र में कौन था। कथानक के केंद्र के प्रेमचंद था। प्रेमचंद थे तो कुछ कहानियों में उच्च वर्ग था, कुछ कहानियों में निम्न वर्ग था। दुखी चमार जैसे जो कैरेक्टर हैं वो निम्न वर्ग से आते हैं, या तो उच्च वर्ग था या निम्न वर्ग। लेकिन पहली बार शहरी मध्य वर्ग को केंद्र में लेकर ये कहानियां लिखी गई हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि उससे पहले मध्य वर्ग था नहीं, तो लिखते किस पर, लेकिन हाँ, यहाँ की कहानियों का फोकस कौन है, शहरी मध्य वर्ग, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को मैंने समराइज किया है, ये आप नोट से देख लीजिएगा। तो हमने देखा कि नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नई कहानी में विशेषताएं क्या हैं। कुछ तो देखो, मैंने जो तत्कालीन परिस्थितियां बताई थी, उन्हीं परिस्थितियों को विशेषताओं के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए, पहला ये वर्ड आप थोड़ा सा अगेन मैं आ रहा हूँ इस पर, MTR है वर्ड, ये अनुभूति की प्रामाणिकता। ये काफ़ी बार आएगा, जो आज़ादी के परवर्ती जितना भी साहित्य पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। अनुभूति की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है, अनुभूति की प्रामाणिकता कि आप जो फील कर रहे हो, जो आप अनुभूत कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, वही सबसे बड़ा प्रामाणिक है। भोगा हुआ जो यथार्थ है ना, सोचा हुआ यथार्थ, दो टर्मिनोलॉजी है, सोचा हुआ यथार्थ की। जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने कभी
जो दलित परिवार है या ऐसी निम्न परिवार की जो परिस्थितियां हैं उनको भोगा नहीं है, मतलब वो उस परिवार से बिलोंग नहीं करते। उन्होंने केवल या तो समाज में देखा है या सोचा है, तो उसको सोचा हुआ यथार्थ कहते हैं। और जो बंदा भोगता है उसको बोलते हैं भोगा हुआ यथार्थ। अगर वो जो भोगता है वही प्रमाणिक माना जाए तो उसको बोलते हैं अनुभूति की प्रमाणिकता। आपने जो फील किया वही प्रमाणिक है, जो भोगा वो ज़्यादा प्रमाणिकता है, उसको बोलते हैं अनुभूति की प्रमाणिकता। तो ये लोग क्या करते हैं, भोगे हुए यथार्थ पर बल देते हैं कि जो उस परिस्थिति में रहा ही नहीं वो कैसे उस चीज़ को फील कर सकता है, उसकी वो ग्रेविटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहानी उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने उस चीज़ को फील किया है। तो ये वास्तविक अनुभवों के प्रति क्या रहती है, जवाबदेह रहती है, या वास्तविक अनुभव इसमें क्या किए गए हैं, साझा किए गए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी कि कौन है केंद्र में, कौन है शहरी जो शहरीकरण हुआ है, उसके बाद जो मध्य वर्ग का उदय हुआ है, उसका शहरी मध्य वर्ग जो आया है वही इसके केंद्र में है। अब शहरीकरण से मैंने आपको बताया था क्या क्या आ रहा है, अजनबीपन, अकेलापन, निरर्थकता बोध, संत्रास, ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, शहरीकरण के बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कहानी में देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी कहानी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे अकेली, टूटना, मिस पॉल। देखिए ये कहानी ऐसे रटनी नहीं है, जब आप पढ़ोगे ना तो जब उसकी संवेदना समझेंगे हम कहानियों की, तो अपने आपके एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे, तो इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने बोला कि देखिए मानवीय संबंधों का क्या देखने को मिल रहा है, बिखराव देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे जैसे आय स्तर बढ़ते हैं या शहरीकरण बढ़ता है तो पारिवारिक जो संबंध है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी आपने सुनी होगी, कि क्या वास्तव में इस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है, ये अगर सवाल पूछे हैं आप तो उसको उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहा जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, बहुत ही प्यारी कहानी है ये। इसमें जो उनके बॉस आते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस कहानी के बारे में, इंटरेस्टिंग कहानी है इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, कि जो लेखक हैं उसके बॉस खाने पर आते हैं तो सबसे बड़ा उनका संकट होता है कि उनकी माँ घर में रहती है, तो माँ को वो अप्रस्तुतोग्य मानते हैं कि इनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनका जो कि बूढ़ी हो गई हैं, कपड़े वपड़े भी अच्छे नहीं पहनती हैं, इसलिए हम उसको बॉस के सामने कैसे लाएं, ऐसे कह के ऐसे सोचकर वो उनको कहीं साइड में रख देते, किसी दूसरे कमरे में उनको रख देते हैं और वो अपनी सिलाई बुनाई करती रहती है। लेकिन होता ये है कि जब बॉस आते हैं तो बॉस की नज़र माँ पे पड़ती है और उनके द्वारा बनाया हुआ बुना हुआ एक टेबल टॉप उनको बहुत पसंद आ जाता है। वो इतनी तारीफ़ करते हैं कि उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। अब देखिए एक तरफ तो माँ को अप्रस्तुत हो गया बताया, लेकिन उन्हीं की वजह से उसको प्रमोशन मिला। तो पारिवारिक संबंध, पुराने जो संबंध थे, क्या उसमें माँ के प्रति ऐसा व्यवहार अपेक्ष हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन नई कहानी में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो भीष्म साहनी की चीफ की दावत में ऐसा ही कुछ बताया गया है। डिटेल में हम चर्चा इसकी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी, ये भी बड़ी अच्छी कहानी है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटा ये है कि मानवीय संबंधों का क्या देखने को मिलता है, बिखराव। अब आपको ये की पॉइंट लिखना है और इसके उदाहरण लिखने हैं जब आप आंसर लिखते हैं। तो फिर हमने बात की थी कि नारी और पुरुष, नारी क्या हो गई, शिक्षित हो गई है, आय अर्जित करने लगी है, तो इनके संबंधों में भी क्या आएगा, बदलाव देखने को मिलता है। बराबरी के संबंधों की अपेक्षा अब हो जाएगी। अगर पुरुष उसमें अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहेगा तो एक खटास देखने को मिलेगी, एक संबंधों में बदलाव देखने को मिलेगा, वो यहाँ भी देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारी कहानी है एक और ज़िंदगी, मोहन राकेश की, मेरी भी पसंदीदा कहानी है ये। इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर हमने बोला कि जब बंधन खुलेंगे तो यौन नैतिकता की भी क्या होगी, एक पुनर्व्याख्या होगी। यौन नैतिकता टूटने को मिलती है तो वो उसमें क्या होगी, एक पुनर्व्याख्या की जाएगी। अब एकनिष्ठता तक सीमित नहीं रहा जाएगा। व्यक्ति की जो यौन इच्छाएं हैं वो भूख, नींद और भय की भांति क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्तियों की तरह बाहर आती हैं। देखिए पश्चिमी संस्कृति में भी कुछ यही विशेषताएं हैं जो भारत में देखने को फिर उस दौरान मिलती हैं। ठीक है,
हाँ, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कुछ कहानीकार अभी भी थे या कुछ ऐसी कहानियाँ अभी भी लिखी जा रही थी जो सामाजिक समस्याओं पर लिखी जा रही थी। जैसे जिंदगी और जोक, एक दुनिया समानांतर की पहली कहानी है ये। इसमें वंचित वर्ग के शोषण की समस्या पर बात की गई है। भोला राम का जीव एक कहानी है हरिशंकर परसाई की। मलबे का मालिक धर्मवीर भारती गुल के मन्नो। इस प्रकार की कहानियां हैं जो सामाजिक समस्याओं पर भी लिखी गई हैं। तो आपने क्या समझा, देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एक तो भोगा हुआ यथार्थ अब सोचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ में बदल गया है, जिससे अनुभूति के प्रामाणिकता को बल दिया जा रहा है। केंद्र में कौन आ गया है? शहरी मध्य वर्ग। मानवीय संबंधों में क्या देखने को? बिखराव देखने को मिलता है, और ये बिखराव नारी पुरुष के संबंधों तक भी विस्तारित है। यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या की जाती है, हालांकि अभी भी कुछ विषयों पर सामाजिक मुद्दे भी कायम है और सामाजिक समस्याओं पर भी कहानियां लिखी जा रही हैं। ये मोटी मोटी विशेषताएं होगी किसकी? नई कहानी की। ठीक है, अगर अब देखेंगे कि शिल्प के स्तर पर क्या बदलाव होता है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे कहानी का आरंभ, उत्कर्ष और अंत वाली जो विशेषताएं हैं वो अब नहीं रही हैं। तो कथानक कैसा होगा? बिखरा हुआ होगा। दोहरे कथानक या समानांतर कथानक का प्रयोग किया जा रहा है। दोहरे कथानक का मतलब कि दो कहानी पैरेलल चलती हैं। मूवीज वगैरह, आप कहानी को मूवीज की तरह देखा करो। मूवीज में कई बार दो कहानियां एक साथ पैरेलल चलती है ना, तो वही चीजें कहानी में भी होती है। भाषा में बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता और लयात्मकता, ये काफी देखने को मिलेगा आपको। जो राम इसकी जो कहानियां हैं एक दुनिया समानांतर की, उसमें काफी देखने को मिलता है। कहानियों में नई शैलियों का उद्घाटन होता है यहाँ पे। जैसे पत्र शैली, पत्र के रूप में कहानी लिखी गई है। जो हमारा एक दुनिया समानांतर, उसमें भी एक कहानी ऐसी है। चेतना प्रवाह, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसी का प्रवाह है। प्रत्यावलोकन है, डायरी शैली है, फैंटेसी शैली है। तो ऐसी शैलियाँ का, नई शैलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनके एक एक उदाहरण आपका होमवर्क है, तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं सीमाएं क्या है। शुरुआत तक तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ? जो ये भोगा हुआ यथार्थ पर बल दे रहे थे, इनके लेवल पे भी वो सोचा हुआ यथार्थ में बदल जाता है। आने वाले टाइम में ये भी सोच सोच कर लिखने लगते हैं। दूसरा समस्या ये है कि इन्होंने सवाल तो उठाए हैं कि शायरी मध्यवर्ग की ये समस्याएं हैं, पर जैसे मैंने आपको कहा था, कोई उपदेश देकर नहीं आते, कोई और चीज़ों का उद्देश्य लेकर नहीं आते, तो यहाँ कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ सोचा हुआ यथार्थ वाला यही पॉइंट है कि कल्पना नहीं करो, जो है वो लिखो। लेकिन बाद में खुद भी क्या करने लग जाते हैं? कल्पना करने लग जाते हैं। ठीक है, एक जो यौन नैतिकता की जो बंधन खुलते हुए आते हैं, इसके चलते कई जगह तो यौन नैतिक प्रसंगों को अनावश्यक रूप से अपनी कहानियों में इन्होंने क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। तो ये तीन कमियां आप मान सकते हो, सीमाएं मान सकते हो। सांकेतिक रूप से उत्तर में लिखनी होती हैं ये चीज़ें, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यही चीज़ें मैंने ना आपको ऐसे थोड़ा सा चार्ट टाइप से बना दिया है कि कौन कौन है, कौन कौन से रचनाकार हैं इसमें। इस तरीके से चार्ट होता है, थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, कहानीकार हम अगले में पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीडियो में। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। प्रेमचंद से पहले, पूर्व, प्रेमचंद प्रसाद और प्रेमचंद उत्तर, और उसके बाद में नई कहानी। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे उसके बाद के, नई कहानी के बाद के, 60 के दशक के बाद, 1955 से जो 63 देखा था उसके बाद की बात करेंगे। इसको कहते हैं हम समकालीन कहानी। कई जगह आपको देखने को मिलेगा इसको साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। साठ के उत्तर की में जो कहानियां लिखी गई हैं उनको साठोत्तरी कहानी या समकालीन कहानी कहा गया है। अब देखिए ये इसमें 3-4 आंदोलन है। परीक्षा की दृष्टि से मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सवाल आने के भी बहुत स्कोप है, जो पहले हमने पढ़ा उससे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन समकालीन कहानी पर शॉर्ट नोट या अगर कुछ आ जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा इन कहानी आंदोलन के बारे में लिख सकते हो। क्या क्या है कहानी आंदोलन? एक कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। एक एक दो दो लाइन याद रखना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक एक को देख लेते हैं। मैं नंबर डाल देता हूँ ताकि आसानी रहे।
पहला है ए कहानी। ए कहानी का मतलब कहानी का उल्टा, ए कहानी। तो ये क्या है, नई कहानी के विरोध में आया है। ए कहानी है जो विरोध में आया है और कहाँ से प्रभावित है, फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित है। ठीक है, कौन कौन है इसमें, गंगा प्रसाद विमल हैं और दूधनाथ सिंह है और रविंद्र कालिया, इनके के कहानी मैंने लिखी है। ठीक है, याद नहीं होंगी, मेरे को कभी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद में आता है कि विशेषताएं लेकिन पता होना चाहिए। इनका क्या है कि जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव, जीवन की वैल्यू कम हो जाती है यहाँ पे, और जीवन मूल्यों का क्या करते हुए आते हैं, तिरस्कार। तो कैसा भाव उत्पन्न होगा, वही वाली चीजें हैं, आत्म उत्पीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबी, विसंगति, ये सब भाव इनके क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। जब आप खालीपन महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, तो ऐसे भाव आते हैं। फिर परंपरा का पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, नकार कर देते हैं। परंपराओं को ये नहीं मानते कि कोई भी परंपरा सही है, ये इनका ये मानना नहीं है, बल्कि नकारते तो हैं ही हैं, गुस्से और नफरत भी पालते हैं परंपराओं के प्रति। ठीक है, दूसरा, अगर ये गुस्सा है तो देखिए किस किस के प्रति है, अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप के प्रति क्या दिखेगा, आक्रोश दिखेगा। दाम्पत्य, नारी पुरुष के संबंध में यहाँ क्या होते हैं, ध्वस्त होते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि ये एकदम अलग टाइप के हैं। फिर है अतिशय आधुनिकता। आधुनिकता तो है पर वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो समाज से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। संबंध बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, तो संबंधहीनता और संबंधाभाव देखने को मिलता है। तो व्यक्ति कैसा होगा, कुंठित हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी जिंदगी की मूल समस्याओं से क्या करती हैं, कटी हुई नजर आती हैं। आम जीवन की जो समस्याएं हैं उनको ये नहीं ला पाते हैं। यौन उन्मुखता, इस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है, जो हमने इसकी एक सीमा के रूप में भी इसको देखा था। ठीक है, शिल्पगत स्तर पर देखिए तो शिल्प के प्रति उदासीन होंगे, अमूर्त शैली का प्रयोग करेंगे, कई जगह पात्रों के नाम भी नहीं लिखे हैं, कै लिखकर इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये ए कहानी की विशेषताएं हैं। थोड़ा थोड़ा इंडिकेटिव याद रखो, थोड़ा सुना सुना रहेगा, तो अगर आ जाता है प्रश्न तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर है दूसरा, समानांतर कहानी। ये किसने चलाया था, कमलेश्वर द्वारा चलाया गया आंदोलन है। आलोचना या रचना के धरातल पर प्रतिफलित किया गया था। समानांतर आलोचना, जब आलोचना पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्या करते हैं, आम आदमी के संघर्ष की अभिव्यक्ति करते हैं। कैसे करते हैं, आर्थिक अभावों में, संघर्ष के रूप में और समस्याओं के रूप में। फिर बोलते संघर्ष किससे है, तो शोषण परक व्यवस्था से है, जो कौन सी है, पूंजीवादी, सामंतीवादी, संप्रदायवादी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दो पक्षों पर बल देते हैं, उन्हें उन सब शक्तियों के उन्मूलन की बात करते हैं जो शोषण परक व्यवस्था को क्या देती है, जन्म देती है। तो एक तो कारणों को ढूंढते हैं कि शोषण क्यों हो रहा है, और दूसरा जिसका शोषण हो रहा है उसका संघर्ष भी अपनी कहानियों में दिखाते हैं। शिल्प क्या होगा, देखिए पूरी जो बात की कहानी है उनमें शिल्प क्या होगा, कमजोर नजर आएगा। तो ये क्या करते हैं, बिंब प्रतीक शिल्पगत तत्वों का क्या कर देते हैं, निषेध कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये प्रगतिवाद से प्रेरित टाइप की समानांतर कहानी है, ये प्रगतिवाद से प्रेरित है। जनवादी कहानी, देखिए जनवादी कविता के नागार्जुन हमने पढ़ते हैं हम पद्य खंड में, वैसे ही यहाँ जनवादी कहानी है। जनवादी लेखक संघ की स्थापना से होती है, और ये आंदोलन स्वीकार करता है कि मध्य वर्ग का भला तभी हो सकता है जब वो सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ये इनका मुख्य फोकस किस पर है, सर्वहारा, जिसके पास कुछ नहीं है, जो सब कुछ हार चुका है। कौन है वो, किसान मजदूर है। ठीक है, और ये भी क्या है, मार्क्सवाद से प्रेरित है। फिर ये छोटी छोटी है, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। देखिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ लीजिएगा, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, समय को बचा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने कहानी यात्रा को पूरा कवर कर लिया है। देखिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ताकि आप 2-2, 3-3 बार जब भी एग्जाम में जाने से पहले इनको रिवाइज कर पाएँ और चीज़ें आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाएं। तो कोई ऐसा सवाल आता है जो आपने तैयार भी नहीं किया, तो वो भी आप क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा वाला जो पार्ट है, लंबा पार्ट था, काफ़ी टाइम लगा हमको इसको समझने में, पर महत्वपूर्ण पार्ट था, इसको हमने कवर कर लिया है।
अब जो ये टॉपिक्स हैं, दलित चेतना विमर्श, स्त्री विमर्श, हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति और युवा कहानी, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई सवाल हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। उत्तर करने के हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।